चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आवाज क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? बोले, कोई इशू तो नहीं है? आप लोग बोलेंगे ऐमन। ठीक आ रही है आवाज। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों को पता है हमने पढ़ा कि प्रोटॉन एनएमआर का जो स्पेक्ट्रा बनता है उसमें हमने डिस्कस की थी कि उसमें हमने कहा कि डिफरेंट पीक्स बनेंगे। वो डिफरेंट पीक शो करेंगे कि वहां पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, डिफरेंट 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 इन्वायरमेंट में है। एनवायरनमेंट में है। जबरदस्त। मैंने कहा अगर कोई फॉर एग्जांपल प्रोटॉन एनएमआर की बात करें तो इसका वास्ता यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन से है, तो अगर हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होंगे तो उससे पीक की जो हाइट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी उतनी। ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल क्लोराइड। आपको पता है इसका फार्मूला है बच्चों CH3 CH2 और Cl। बात क्लियर है? अब देखो जी, यहाँ पे आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इज इट पॉसिबल कि क्लोरीन इस प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको विथड्रॉ करने की कोशिश करे? पॉसिबल है। हाँ जी। अब दूसरी तरफ अगर इसकी बात करें तो इसका जो एनवायरनमेंट है वो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, ये शील्डेड रहेगा। ये क्या होगा, ये 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 शील्डेड शील्डेड रहेगा। रहेगा। और जो ये CH2 मिथाइलिन है वो क्या होगा, डी शील्ड होगा। वो क्या होगा, डी डी शील्ड। डी शील्ड होगा। और डी शील्ड होने की वजह से इसकी जो वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ ज्यादा जाएगी। होगी। बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? चलें यस। जी। अब ये बच्चों जीरो पे आपको पता है हमारा ट्राई मिथाइल सेलीन आ जाएगा। और उसके बाद जो ना फिर हमारा जो ये लार्जेस्ट जो पीक शो हुआ है वो किसका है बच्चों, ये मिथाइल का है। और उसके बाद ये पीक शो हुआ वो किसका है, मिथाइलिन का है। बात क्लियर है? हाइलीन का। जी अच्छा, जी। अब इसकी रीडिंग करते हैं बच्चे कि अ पीक इक्विवेलेंट टू 3 लाइक प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब तीन एक जैसे प्रोटॉन की एक पीक बनती है, जो कि कहाँ बनती है, इस 1.5 पे बनती है। कितने पे बनती है, 1.5 पे। 1.5 पे। और एन अदर पीक 3.5 कोरिस्पॉन्ड्स टू सिमिलर प्रोटॉन मिथाइलिन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पीक के। रेफरेंस पीक से आगे जो ना 3.5 पे क्या है कि वो जो मिथाइलिन है उसकी पीक दी हुई है। अच्छा, अब क्या है कि टू प्रोटॉन दैट एब्जॉर्ब 3.5, मतलब उनके जो दैट दैट एब्जॉर्ब एट 3.5 ppm आर मोर नियर टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। कि वो उस क्लोरीन के करीब है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो वो फिर क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। जिसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाते हैं, और सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से डी शील्ड हो जाते हैं। कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो डी शील्ड हो जाते हैं। जैसे डी शील्ड होगा तो उसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, ज्यादा लगेगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चे, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, इसी तरीके से बच्चों बेंजीन की पीक बनेगी। ऐसे क्या बनेगी? बेंजीन की पिक्चर अब होगी। मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात यह है कि वहां पे जितने भी मतलब इस तरीके से ये CH है, और उसके बाद क्या है बच्चों कि यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे फिर जो है ना CH आएगा, फिर बॉन्ड आएगा। अब देखें इस तरह का जो इनका एनवायरनमेंट है वो मेंटेन है कि नहीं है? यस। अब आपको लगता नहीं है कि इन तमाम का जो एनवायरनमेंट होगा वो सेम होगा? क्यों? क्योंकि सीक्वेंस देखना यहाँ पे, अगर इस ये उस कार्बन से जुड़ा है जिसके साथ पीछे क्या है, डबल बॉन्ड है, और दूसरी तरफ इसका क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है। और यही इसकी जो वो सीक्वेंस है वो क्या हो रही है, इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। जी जी। अब अगर ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रही है, ठीक है, तो अब एक ही, क्योंकि अब इसमें जो पूरे जितना भी हाइड्रोजन है, जितने भी प्रोटॉन इसमें मौजूद है वो सारे के सारे एक ही सिंगल एनवायरनमेंट में, किसमें, सिंगल सिंगल इन्वायरमेंट एनवायरनमेंट में तो क्यों? ये एक हाँ, ही क्योंकि प्रोसेस हो इसमें रही है। पहली बात तो ये कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ऐसे है कि नहीं है? बल्कि 6 कार्बन की बात कर लें, 6 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है कि नहीं है? है।
बात क्लियर है ना, कि 6 कार्बन है, उनके साथ एक हाइड्रोजन है, और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो रिपीट हो रही है। डबल बॉन्ड क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है। तो अब बस इसी वजह से कि भाई इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पीक बनता है अगर ये आपका ट्राई मिथाइल सेलीन है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको कह लें कि 1 है, ये 3 है, और उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 9 है, मैंने ऑड में ले लिया। तो अब ये 7.2 राउंड अबाउट इधर बनता है। तो इधर बच्चों क्या होगी, वो जो मीथेन है C6H6 का क्या होगा, वो जो HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। बात क्लियर है? यस HMNR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, किसका होगा? मीथेन का, ओ सॉरी, बेंजीन का। बेंजीन किसका होगा? बेंजीन का। का। ये कौन आई है? ये कौन आई है ज़ारा? ये ज़ारा आई है, कौन आई है? पता नहीं, फिजा नाम लिखा हुआ है, फिजा है। अच्छा, फिजा है। अस्सलाम वालेकुम फिजा। हेलो हेलो, फिजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जी जी सर, ठीक। सेहत तबीयत बिल्कुल ठीक है? जी सर। बस ठीक है, फिर बैठ के हमारा एनवायरनमेंट देखें थोड़ी देर। अच्छा जी, तो स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजीन क्लियर है? बोलो जी सर। जी कितने स्पीक शो होंगे बच्चों? सिर्फ एक ही स्पीक शो होगा, 7.2 ppm, ठीक है। और डायामैग्नेटिक रिंग करंट की वजह से जो ना इसकी जो सिंगल पीक है वो शो होगी, जैसे हमने बात की। और उसके बाद मेन चीज क्या है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर अराउंड द न्यूक्लियस अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रॉन, कि अब आपको पता है इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्या बात की जा रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी बेस पे क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपनी तरफ अपोज करेगा। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि भाई हमने बात की अगर उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसे है ना, कि भाई जी उससे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होने चाहिए, हम ये कहते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, तो फिर उसकी जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी? उसको छुपा के रखेगी, कवर करके रखेगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड उस पर असर नहीं करेगा। फिर उस पर क्या होगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड असर नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड असर नहीं करेगा तो फिर उस वो क्या होगा? शील्डेड होगा। अगर शील्डेड होगा तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं यस। बढ़ेगी, नहीं उसकी नहीं। वैल्यू कम होगी, मेंटेन रहेगी। अच्छा, अब उसके बाद डी शील्डेड इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉल अराउंड द न्यूक्लियस। और डी शील्डिंग कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग इट टू इट एंड रिड्यूसेस देन न्यूक्लियस फील्स मोर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये केस में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी तो जो न्यूक्लियस है वो मोर एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। और जितना एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंस करेगा तो उससे क्या होगी? उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ ज्यादा जाएगी। होगी। हाँ जी, बढ़ जाएगी, जबरदस्त, डन। अच्छा, अब उसके बाद है इन्वायरमेंट ऑफ द प्रोटॉन, कि भाई अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वो जो प्रोटॉन है वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसको हम नाम देते हैं मल्टीप्लिसिटी का। किसका नाम देते हैं? मल्टीप्लिसिटी। सिंपल सिंपल भाई, इतनी मुश्किल चीजें हमें समझ नहीं आती। हम बात करें कि फॉर एग्जांपल ये CH3 है और ये CH2 है। अब इसमें बात की जा रही है कि ये जो नेबरिंग एटम है, फॉर एग्जांपल ये आपका मेजर, मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है। अब इसका ये बता रहा है कि वो जो नेबरिंग का कोई एटम है तो उसके ऊपर हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? नेबरिंग एटम पे, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? हाँ, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। तो अब यही जो चीज है ना, यही चीज क्या करती है? उनके पीक को डिटरमाइन करती है। जैसे महविश आपने कहा था सर ये तो बहुत ज्यादा पीक यूज हुए हैं, ये देख रही हो ना। जी सर। अब एक्चुअली महविश होता ये है बच्चे कि ये हमारे पास एक रूल है N+1। क्या? N+1 वन। रूल है। अब अगर मैं कहता हूँ मिथेन, अब मिथेन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? N इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम अब मुझे ये बताओ कि मीथेन में कितने, मिथाइल में कितने हाइड्रोजन है? 3 अगर 3 हाइड्रोजन है तो n+1 कितना हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्वाड्रेंट होगा, मतलब दो, इस तरीके से आपने इसके दो लूप लगाने हैं। ये एक हो गया और उसके बाद ये दूसरा हो गया और ये चौथा छोटा हो गया। ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप, ये इसका थर्ड लूप और ये इसका फोर्थ लूप या फोर्थ पीक भी आप कह सकते हैं। बात क्लियर है? यस हाँ जी, लेकिन हम इस चीज को मेंशन नहीं करते स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हम सिर्फ एक सिंगल जो ना उसका एक जो ना पीक बना लेते हैं। बात क्लियर है? बट मल्टीप्लिसिटी इसी चीज को कहते हैं कि जब जितने मॉलिक्यूल के ऊपर हाइड्रोजन अपीयर होंगे उतने ही उसके साथ में क्या बनेंगे? छोटी छोटी पिक्स बनेगी। अब अगर सिंगलेट कब होगा, मतलब अब सिंगलेट तब होगा जब एक एटम के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन अटैच ना हो, कोई भी एटम के ऊपर, हाइड्रोजन अटैच ना हो हाँ, कि when no hydrogen atom is attached to the adjacent carbon atom then resonance will be remain as a single peak, कि सिंगल पीक के तौर पर रेजोनेंस रहेगी। ठीक है, और अगर वहां पे एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, उसी एटम के साथ, तब हमें 2 इक्वल साइज के पीक शो होंगे। जैसे हमारे पास n+1 है, अगर n की वैल्यू मतलब हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे 1 है तो 1 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इक्वल हो जाएगा। तो हमें इस तरह के दो पीक्स क्या होंगी, हमें अपीयर होंगी ऐसे। बात क्लियर है? जी दो पीक्स हमें क्या होंगी? ऐसे अपीयर होंगी। अब इसी तरीके से ट्रिपलेट की बात कर ले। ट्रिपलेट का मतलब 3। अब जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे और तीसरा एडजेसेंट एटम होगा। क्या होगा तीसरा? एटम होगा अब जैसे इस पीक में देखें कि जैसे ये यहाँ पे ये एक हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा बड़ा हो गया और ये तीसरा यूं छोटा। तो अब एक उनमें से पीक बड़ा होगा, बाकी जो पीक्स होंगे उसके क्या होंगे? यूं छोटे होंगे। अब इसी तरीके से क्वार्टेट है। क्वार्टेट में कितने होंगे? इफ 3 प्रोटॉन आर प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट, कि 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है और चौथा क्या है? एडजेसेंट एटम है। तो जैसे मिथाइल के केस में हमने बात किया कि मिथाइल के केस में 3 हाइड्रोजन और एक क्या है? बोलो। एडजेसेंट नादिया, एटम सॉरी, एमन, एमन, जी चुप क्यों? जी बोलो ना बच्चे, बोलो बोलो, जल्दी करो, बोलो। अच्छा, मैं विश यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आगे है कार्बन 13 NMR। आगे क्या है? कार्बन कार्बन 13 13 NMR कार्बन 13 NMR। अब कार्बन 13 NMR क्या चीज है? ठीक है, अब कार्बन 13 NMR क्या चीज है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद कार्बन 13 NMR, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, मैंने कहा NMR जब भी आ जाए तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, बताते नहीं हो। एमन क्या होगा? सेम होगा। कैसे सेम होगा? न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस होगा। आगे, आगे। उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा हाँ, फिर और उसके बाद वो जो हमें स्पेक्ट्रम शो करेगा तो उसे हम कहेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर क्या करेगा वो? जल्दी बताओ। अगर रेजोनेंस शो करेगा। यस, मतलब हम बात कर रहे हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, NMR एक्टिव न्यूक्लियाई जिसे हम कह रहे हैं। जब हम उसको क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। बल्कि प्रिंसिपल वैसे लिखा भी हुआ है, क्यों आप लोगों से मेहनत करवाऊं इतनी, कि व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन 13 रेडियोएक्टिव इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा? इट अलाइन टुवर्ड और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, कि या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा, जैसे हमने बात की थी ये नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया बच्चों? साउथ साउथ पोल पोल हो गया। तो अब इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो क्या होंगे? उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, उनकी तरफ अलाइन हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्या है कि जो अकड़ के खड़े हो जाएंगे, मतलब अपोजिशन अगेंस्ट शो करने लग जाएंगे। तो अब जो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक के साथ अलाइन हो गए, उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? कम होगी। और जो अपोजिट आ गए उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई ज्यादा एनर्जी, होगी। हायर एनर्जी हो गया। और ये जो ना जो सॉरी ये, हाँ, ये हायर एनर्जी है तो इसका -1/2 होगा स्पिन, और जो लोअर एनर्जी है उसका जो स्पिन होगा वो क्या होगा?
बोलो बच्चों। Yes, 1/2. हाँ अच्छा, अब जैसे देखो, जैसे हमने बात की ना कि ये दो जो ना तरह के मूवमेंट शो करते हैं, तो अब बच्चे जिनकी एनर्जी कम होती है वो अल्फा कहलाते हैं, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं? बीटा स्टेट्स। अल्फा बीटा। स्टेट, बीटा स्टेट भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। बात क्लियर है? जी। अब जी। उसके बाद बच्चों केमिकल शिफ्ट भी, आई होप आप लोगों को पता होगा कि आपके इसी कार्बन 13 NMR की जो करेक्टरिस्टिक्स है, फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स है, उनको आपने किसके साथ कंपेयर, जो मॉलिक्यूल है जैसे टेट्रामेथाइल सेलीन है उसके साथ जब आप लोग इसको कंपेयर करते हो तो इसको हम किसका नाम देते हैं? इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल केमिकल शिफ्ट। शिफ्ट। क्या जब आप कार्बन 13 न्यूक्लियाई है इसको आप कंपेयर करते हो विद रेफरेंस मॉलिक्यूल, अब इनका जो रेडियो वेव्स का या इनकी करेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंस आएंगे वो क्या कहलाएंगी? केमिकल शिफ्ट कहलाएगा। अच्छा, अब मजे की बात पता है क्या है बच्चों? मजे की बात पता है क्या है? वो ये है कि आपने क्या करना है, ऐसे ले लिया, ये आपकी केमिकल शिफ्ट आ गई, आगे केमिकल शिफ्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जीरो से लेकर ये कितने बच्चों 200 ppm तक इसकी वैल्यू जा सकती है। मैं विश बता सकती हूँ कि जो पिछला था उसकी ppm की वैल्यू कहाँ तक थी? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी थी? -4 से +14 तक। यस, और इसकी कितनी है? 0 से 200। यस, इस चीज को समझना है। और मजे की बात पता है क्या है? लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि बच्चों यहां से लेकर इस तरफ जब हम जाएंगे तो ये वाला एरिया कौन सा है? डॉन फील्ड वाला एरिया। और ये वाला एरिया कौन सा है? कौन सा एरिया है? बोलो। अपर फील्ड। अपर फील्ड। फिजा समझ आ रही है? फिजा? नहीं सर। सर मेरा ये सब्जेक्ट है ही नहीं, तो मेरा दूसरा है ना पाक स्टडीज। बस ठीक है, मैंने कहा ना कि आप ऑनलाइन क्लास देखो कि कैसे होती है, फिर उसके बाद लेना, ठीक है? जी जी सर, ओके। हाँ, जी इसी जी। वजह से। हाँ जी, देखो कि ये आपका वही TMS था, ठीक है, टेट्रामिथाइल सेलीन, ठीक है, जो हमारा रेफरेंस था। अब यहाँ से लेकर 60 तक, ठीक है, 60 तक की बात की गई है। अगर 60 से ऊपर भी अगर किसी मॉलिक्यूल की अपीयरेंस होगी, उसका पीक अपीयर हो गया, तो समझ लो वो कौन से फील्ड में है? डाउन फील्ड। और अगर इस पीक 60 से इबव है, मतलब इस अपर साइड पे फील्ड। है, तो वो क्या होगी? अपर फील्ड। अपर फील्ड होगी। आई होप ये ग्राफ भी ओके है। अब उसके बाद जो ना हम इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं और फिर चलते हैं। बच्चों कार्बन 13 NMR की बात हो रही है। आपको पता है कार्बन नेचर में जो कार्बन 12 है वो 99% पाया जाता है, और जो कार्बन 13 है वो कितने परसेंट पाया जाता है? 13। 1% पाया जाता है। अब उसके बाद कार्बन जो कार्बन 12 है उसकी जो स्पिनिंग, मतलब कार्बन 12 है बच्चों, हमने बात की कि जितने भी इवन नंबर वाले होते हैं वो क्या होते हैं? स्पिन इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? स्पिन, इनएक्टिव होते हैं। कि वो स्पिन नहीं करते, ठीक है। एंड बिकॉज इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, के उनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इस वजह से वो मूवमेंट शो नहीं करते। अब मूवमेंट कौन शो करते हैं? वो कार्बन 13 रेडियो एक्टिव है, ठीक है, जो कि क्या है? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है। वजह क्या है इसके पास? वजह क्या है अमन? अमन, ऑड नंबर होता है। 8 नंबर किसके होते हैं? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की। क्या इसके 8 नंबर प्रोटॉन है? क्या प्रोटॉन 8 नंबर है इसके? प्रोटॉन। जी, न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन 8 नंबर है कि नहीं है इसके, ये बताओ। प्रोटॉन 8, है ऑड। प्रोटॉन 8 नंबर है या इवन इवन है। नंबर? प्रोटॉन क्या होते हैं? इवन नंबर होता है इसका। इवन नंबर होते हैं, लेकिन अगर आप इसका सम निकालोगे तो वो 19 हो जाएगा, जो कि वो भी क्या हो जाएगा फिर? ओड नंबर है। ऑड नंबर। प्रिंसिपल बच्चों हमने पढ़ लिया। उसके बाद केमिकल शिफ्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कार्बन 13 न्यूक्लियाई एज कंपेयर टू रेफरेंस मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। और एट पीक at chemical a peak at chemical shift of 60 is said to be down field के ऑफ TMS के। अब इस TMS के कंपैरिजन में अगर उसकी जो वैल्यू है वो 60 ppm से बढ़ गई है, तब वो डाउन फील्ड कहलाएगी। फर्दर टू द लेफ्ट के मतलब जितना वो लेफ्ट की तरफ होगा और वो उतना ही क्या कहलाएगा? डाउन फील्ड कहलाएगा।
अब केमिकल शिफ्ट फॉर CNMR आर मच बिगर देन प्रोटॉन NMR। प्रोटॉन NMR में हमने पढ़ा था -4 टू कितना हो सकता है +14 हो सकता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है 200 ppm तक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। अब आगे है बच्चों के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना यूजिंग दिस CNMR। ठीक है, अब वो क्या है कि बाय एनालाइजिंग द पीक एंड कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड रेफरेंसेस। मतलब पहली बात तो ये कि आपने क्या करना है भाई, ये पीक था, अब पीक को आपने डिटरमाइन करना है। ठीक है, ढूंढ लिया पीक। अब उसके बाद इसी पीक की वैल्यू को आप जो वो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस है, क्या है स्टैंडर्ड रेफरेंसेस है, उसके साथ बच्चों क्या कर सकते हो आप मैच करके इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि भाई आपको पहले से जो ना वैल्यूज दी गई होती हैं, पहले से वैल्यूज आपको दी गई होती हैं। जस्ट इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ में भी वो सारी रीडिंग होती है, मतलब 0, 20, 80, 40, 60, 80, इसी तरीके से 100, 120, इसी तरीके से 140, 180, 60 कह लें, 180 कह लें, एक्सेट्रा चलते जाओ। अब जाहिर सी बात है जब आपको पीक मिलेगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो शो होगी ना। अब जैसे मैंने अभी ये पीक कहाँ बनाई है, जल्दी बताओ अमन। अमन, ये पीक कहाँ बनाई है मैंने? 100 से 50 तक। 5 पर। ये देखें, ये 100 है और ये 80 है, तो ये हाफ बन रहा है ना, तो हाफ कितने का होगा ये, बोलो। 90। चले चले, अगर आप 19। पूरा नहीं कहते तो ये किसका, मतलब ये 80 से 100 के दरमियान में बना हुआ है। किसके दरमियान में बना हुआ है? 80 से 100 के दरमियान। अब 80 से 100 के दरमियान में अगर कोई वैल्यू बन सकती है तो वो कौन सी बन सकती है, देखें ना जरा, इसमें कंपेयर करें ना। ये आपको टेबल भी दिया हुआ है कि 80 से 100 इसकी वैल्यूज होगी। यहाँ पे देखें, अब ऐसा कोई है जिसकी रेंज 80 से 100 के आसपास हो? बोलो बच्चों, नहीं बोलना, कोई है ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? सर नहीं है। नहीं है। चले ठीक है, आप थोड़ा ऊपर कर दें, आप यहाँ पे बना दें। आप बताएं, अब इस पीक का बताएं, तो ये पीक किससे मिलता जुलता है? कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड से। ठीक है, इस तरीके से, मतलब जाहिर सी बात है कि जो पीक जहां पे अपीयर होगी ना, उसकी हमारे पास पहले से वैल्यू डिसाइडेड है। अब उसकी पीक उसके आसपास आएगी और हमें पता चल जाएगा कि भाई ये वैल्यू तो इतनी आई है और इतनी वैल्यू वाली तो फलां बॉन्ड है, उसका नेचर इस बॉन्ड वाला है। कोई मेथेन हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई प्राइमरी अल्काइल हो सकता है, कोई सेकेंडरी अल्काइल हो सकता है, कोई अमाइन ग्रुप हो सकता है, कोई एल्डिहाइड हो सकता है, कोई कीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर है? कोई बेंजीन हो सकता है, कोई अमाइन ग्रुप हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। उसकी वैल्यू यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, उसकी क्या दी हुई है, सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अब हम उससे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा ये पीक यहाँ पे बनेगी। बात क्लियर है? जी सर। जी। हाँ जी, कि बाय एनालाइजिंग पीक और उसी को हम स्टैंडर्ड रेफरेंसेस के साथ कंपेयर करके तमाम टाइप के जो कार्बन एटम है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो जो हम यहाँ पे कार्बन NMR में हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, जल्दी बताओ। कार्बन NMR में हम कार्बन की ही बात कर रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, पीक को आइडेंटिफाई करना है, स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको जितने भी टाइप्स ऑफ कार्बन जो यूज हुए हैं उसका आपको क्या मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। अब वो कार्बन चाहे अल्केन में हूँ, अल्कीन में हूँ, अल्काइन में हूँ, या एरोमेटिक कंपाउंड में है, तो अब उन सब को जो ना उनके जो स्पेसिफिक केमिकल शिफ्ट की जो रेंज है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी कि हर जाहिर सी बात है कोई ना कोई रेंज तो आएगी ना, उस रेंज को हमने स्टैंडर्ड कंपेयर इनके साथ कंपेयर करना है जो वैल्यूज दी हुई हैं। अब जब हम इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये अल्कीन की वैल्यू इस रेंज में है, अल्काइन की इस रेंज में है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की इस रेंज में है। बात क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर सिंपल एंड हैव लेस पीक इन देयर NMR स्पेक्ट्रम ड्यू टू आइडेंटिकल पोजीशन। कि वो जो सिमेट्रिकल या लीनियर कंपाउंड्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत कम होती हैं NMR में। ठीक है, वो सिंपल होती हैं, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। बात क्लियर है? बोलो बच्चों।
बोलो बच्चों, क्या हुआ? क्लियर है। अच्छा, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। आगे है CNMR स्पेक्ट्रम ऑफ एथेनॉल बच्चों। देखो इसमें क्या है कि 2 कार्बन एटम इन एथेनॉल के बच्चों, ये देखो ये CH3 है, ये CH2 है और ये OH है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? बोलो बच्चों। 2। 2। अब देखो, आपको पता है कि ये CH3 एक अलग इन्वायरमेंट है, अब हम पीछे भी पढ़ चुके हैं उसका, और ये CH2 भी क्या है, अलग इन्वायरमेंट है। तो अब तो कितने पीक्स बनेगी एमन? सीधा सीधा आपको पता होगा कितनी बनेगी एमन पीक्स? 2। 2 बनेंगी। ये देखो, ये यहाँ पे ये पहला तो हमारा रेफरेंस आ गया, और दूसरा ये कार्बन, ये जो कार्बन, इसको देखिए कार्बन यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की गई, ये C1 है और यहाँ पे इन्होंने दिए ये C2 है। बात क्लियर है? जी। हाँ, कि अब वो जो C2 है, जाहिर सी बात है वो उसमें शील्डेड इलेक्ट्रॉन थे, शील्डेड इलेक्ट्रॉन थे, तो उसकी जो पीक की वैल्यू है वो क्या आई है? कम आई है। और कम आई दूसरा है। ये जो C1 था, ये C1, ये देखें यहाँ पे C1 पहले उन्होंने लिखा है, तो वो C1 था, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद था, उसने डी शील्ड कर दिया। जैसे ही डी शील्ड कर दिया, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसने ज्यादा से ज्यादा फील किया। जितनी उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपीयरेंस की, उसकी बेस पे उसकी क्या हुई, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या होगी? ज्यादा हो गई, बढ़ गई। हाँ जी, यही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसमें 1 कार्बन एटम इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्टेड है। दिस कार्बन इज हाईली डीशील्डेड, सो रिप्रेजेंट्स हायर केमिकल शिफ्ट वैल्यू अबाउट 58 ppm। ठीक है कि भाई उसने इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो एक्सपीरियंस किया, डी शील्ड था, उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। अदर कार्बन इज जस्ट विद 3 हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा कार्बन, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ है, मतलब ये देखें, ये इसमें क्या है कि ये बच्चों, ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ है और इसके साथ जो ना अल्फा कार्बन अटैच है। अब अच्छा, अब विच के मतलब इसकी बेस पे वो क्या कर रहा है कि स्लाइटली एक्सपीरियंसिंग इंडक्टिव इफेक्ट, के मतलब इसमें थोड़ी सी इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल, पोलैरिटी या पोलैरिटी का इफेक्ट समझ लें कि वो बहुत कम है। तो इसकी बेस पे वो बेटर शील्डेड है, बेटर शील्डेड है, तो उसकी जो पीक है वो कितने पे बनी? बोलो बच्चों। हाँ जी, कितने 18 पे पे। बनी? 58 पे, 18 पे बनी। अच्छा, अब बच्चों एसीटोन की बात कर ले सीधा सीधा। एसीटोन में होता है बच्चों CH3 कार्बन, CH3 और साथ में बच्चों ये डबल बॉन्ड। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप इसे कह रहे हो कि कार्बन नंबर 1, तो ये क्या हुआ? कार्बन नंबर 2, तो ये क्या हुआ? कार्बन नंबर 3। 3 अब एक चीज देखो, क्या कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 1 के साथ नहीं अटैच? अटैच है। कार्बन नंबर अटैच 3 नहीं। क्या? हाँ, कार्बन नंबर 3 क्या कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच नहीं है? जी सर। और सेकेंडली मुझे ये बताओ, क्या ये मिथाइल ग्रुप नहीं है? है। क्या ये नीचे वाला मिथाइल एनवायरनमेंट ग्रुप नहीं है? एक है। तो मुझे ये बताओ कि जब दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो मुझे ये बताओ क्या उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा? नहीं नहीं, सेम है। अगर एनवायरनमेंट सेम है तो फिर इसका पीक कितने बनेंगे? 1। सिर्फ और सिर्फ 1 पीक बनेगा। कि all 3 carbon atom मतलब having 3 carbon atom but showing 2 peaks, but showing, well, 2 एक पी। ए, 2 ए, पी। एक मिनट। हाँ ना, एक शायद वो स्टैंडर्ड का कह रहे हैं। हाँ, एक कार्बन वाला है, कार्बन ये वाला, एक ये वाला कार्बन नंबर फर्स्ट वाला, और दूसरा बाकी ये दोनों। समझ नहीं आई है? सर, सारे नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो ना, देखो देखो, एक है तो एक कार्बोनाइल। ही बनेंगे ना। नहीं नहीं, दो बनेंगे, दो बनेंगे। इन दोनों का एक बनेगा, ये जो ये है ना, ये दोनों, ये इन दोनों का एक बनेगा, और दूसरा जो ना इस कार्बन का बनेगा। तो सर लिंक तो इसी के साथ ही है ना। वो लिंक का मतलब इन दोनों की बात हो रही है कि इन दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो सेम है। इसका तो डिफरेंट है ना, इसके साथ ऑक्सीजन भैया मौजूद है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है। कि वो जो ये वाला कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन, इसके साथ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भैया मौजूद है ना, वो कहता है कि आई एम द किंग। ठीक है, तो अब क्या होगा?
इसी की बेस पे ये जो इन दोनों मिथाइल की जो पीक है वो राउंड अबाउट किसके आसपास बनी है, वो 30.8 के आसपास बनी है। ठीक है, और लेकिन जो ये कार्बोनाइल है इसके साथ क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की वजह से इसकी जो NMR की जो वैल्यू है वो केमिकल शिफ्ट है वो कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों, 206.6। 206.6। ठीक है, बिकॉज टू मिथाइल ग्रुप आर लोकेटेड ऑन द सिंगल कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ दो क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। यार जिसके साथ हमारे पास ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसकी पीक हाई नहीं, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो ज्यादा डी ही है ना। फील्डेड है ना, तो हाँ हाँ, तो ये 206 आया हुआ है ना इसकी वैल्यू। तो हमने तो कहा था कि उसकी इस तरफ होगी ना, इस तरफ तो नहीं होगी ना। इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, हमने कहा था इस तरफ। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे होगी, लेफ्ट कॉर्नर पे होगी, ये डी शील्डेड है, ये वाला एरिया डी शील्डेड है ना। ठीक है। हाँ जी महवेश, ये बात है। चलो, क्या हुआ उसके बाद, खत्म। उसके बाद क्या हुआ, ओके, खत्म। खत्म। अच्छा, अब उसमें, ठीक है, उसमें दो तीन एग्जांपल है, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। मैं बुक ओपन करता हूँ, उसमें सिंपल सिंपल है। पहले तो ये जो दो हमने एग्जांपल डिस्कस की ना, दो ये है, दो और दिए हुए, दो ये है, दो और दिए हुए, बस वो दो जो है ना 5 मिनट में हम खत्म करते हैं। उसके बाद मुबारकबाद आपको दूंगा कि आपका चैप्टर खत्म हो गया है, और उसके बाद फिर मैविश PST का टेस्ट। हाँ ना, PST का टेस्ट तैयार किया हुआ है। यस। क्या बात है मैविश, फिर तो अच्छी बात है। किधर है, कौन सा बुक है आपका, बुक ये है, पेज 292 नहीं 291। आह, आज मैंने फर्स्ट ईयर वालों को केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई। मैंने कहा कि भाई मैं ना वो करूंगा, क्या कहते हैं, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैंने कहा मैं, बोलो कौन से चैप्टर में? वो अभी नामे पे हैं, स्लो चल रहे हैं उनके, अभी डबल करना है उनके, ज्यादा खींचना है उनका काम बस। देखो, यहाँ पे एथेनॉल की हमने बात की थी अभी कि ये CH3 CH2 और किस पे है, OH पे है। तो सीधा सीधा हमने कहा कि इसके कितने कितने मतलब पीक बनेंगे। 2 पीक बनेंगे। अब यूनिक कार्बन भी इसके कितने हैं, दो, एक ये वाला एक ये वाला, और पीक भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे। ठीक है, और इसमें भी हमने कहा था कि जो मिथाइलिन कार्बन है इसकी जो वो कहते हैं कि जो पीक है वो राउंड अबाउट, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो पीक बनेगी वो राउंड अबाउट 10 से 20 ppm के दरमियान में बनेगी। और मिथाइलिन की जो पीक है वो किसके दरमियान में बनेगी, 50 से 60, जो कि हमने अभी देखा था ये कितना था, वो 58 था, हमने पीछे पढ़ा था। और इस मिथाइल का जो पीक बना था वो कितना बना था, 18 के दरमियान में बना था। ठीक है, ओके, बोलो, आवाज आ रही है एमन। आ रही है अब वही जी। स्पेक्ट्रम एनालिसिस की बात करें, एक बच्चों उसमें मिथाइल ग्रुप होता है, दूसरा मिथाइलिन ग्रुप होता है, तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इस केस में। तो अब आपको पता है मिथाइल ग्रुप भी शो हो गया, अब मिथाइलिन भी शो हो गया, और ऑक्सीजन आपको पता है वो नहीं शो होता, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है। जी। अच्छा, अब उसके बाद एसीटोन है। एसीटोन का भी हमने अभी 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 पढ़ा था कि ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और मैं हमने कहा ये दोनों सेम मतलब इन्वायरमेंट में रहते हैं और ये अलग है। तो अब इस वजह से कितने पीक बनेंगे, कार्बन दो हैं तो पीक भी कितने बनेंगे, दो 2 बनेंगे। बनेंगे। एक मिथाइल का था, दूसरा किसका था, कार्बोनाइल का था। और जो मिथाइल का था वो 20 से 30 के दरमियान में था, 20 से 30 के दरमियान में था। और जो कार्बोनाइल था उसकी जो पीक थी वो कितनी थी, कितनी थी, 206, सॉरी 206.6 के आसपास थी। अस्सलाम वालेकुम, ख्याल से तबीयत ठीक है। माँ गुश्तो माथरा ना काल खना वास्तर से।
ठीक है, थ्रपत्ता ना मी पैकेज है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद ब्यूटेन है। ठीक है, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। मैं चली गई हूँ। ओहो, फिजा बैठी हुई है। जी फिजा नहीं सर। चली, जी बैठी जी। हुई हो, बोर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, बोर तो, चले ठीक है। चलो जी, थोड़ी अमन बहुत देख, समझ आ रही है। थोड़ी बहुत समझ आ रही है, बस ठीक है, थोड़ा और बैठो, सारी समझ आने लग जाएगी। मैट्रिक वाला ही है बीच में थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, वही है, समझ लो वही है। देखो अमन, बात सुनो। अमन, ये कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है अमन। जी अंडर पे है। ये भी कॉर्नर पे है। जी क्या ये मिथाइलिन ग्रुप से अटैच है? अटैच है। क्या ये भी मिथाइलिन ग्रुप से अटैच है? जी इससे अटैच है। क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम कार्बन है, मतलब सेम ग्रुप है, इन्वायरमेंट भी सेम है? जी सेम। जी सेम गुड environment। गुड 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 गुड। अब मुझे बताओ, ये मिथाइलिन ग्रुप क्या मिथाइलिन ग्रुप से अटैच है? जी और ये यही मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप से मिथाइलिन ग्रुप इसी मिथाइल से भी अटैच है। जी अटैच है। ठीक है, इसको मैं बीटा का नाम दे रहा हूँ कि ये बीटा है। अब इसकी बात करो, क्या ये मिथाइलिन ग्रुप से अटैच है? अटैच है। अटैच क्या है। ये मिथाइल ग्रुप से अटैच है? जी अटैच है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं होगी? सेम होगी। ठीक है, हाँ सेम हो गई। तो इसी वजह से क्या होगा कि भाई, ये मिथाइल ग्रुप का एक पीक बनेगा, दो मिथाइल का, और दो मिथाइलिन का क्या होगा, अलग पीक बनेगा। क्या होगा, दोनों का अलग दो पीक पिक बनेगा। तो बनेंगे। दो पीक बनेगा, एक तो ये हमारा TMS वाला हो गया जो कि 0 पे हो गया, और ये जो मिथाइल ग्रुप का था वो आपको पता है कितना बना था, वो आप बेशक 30 बना लें, जो कि हमने पीछे भी यही बनाया था। अब उसके बाद जो ये मिथाइलिन है उसका जो ना कितना बनेगा, वो 20 से 40 के दरमियान में, आप बेशक यहाँ पे लिख लें 20 से 40 के दरमियान में बनेगा। और उसके बाद रही बेंजीन की, तो बेंजीन में हमने कहा था कि वो CH वाला पैटर्न रिपीट होता रहेगा। CH वाला पैटर्न, CH वाला रिपीट होगा। पैटर्न रिपीट होगा, तो उसकी बेस पे उसके कितने पीक्स बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पीक बनेगा। और जी इस एक पीक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी अमन? 120 से 140 तक। 120 से 140 तक। बात क्लियर है? जी ओके, मुबारकबाद, मुबारकबाद। बोल ही नहीं रही, आप देखिए। अब केमिस्ट्री खत्म हो गई है ना। हाँ, जान छुड़ा ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इसको बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो।